नमस्कार। भारत की राजभाषा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक भाषा का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की पूरी बनावट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आज हम संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की कहानी बताते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ हमारी पहचान से जुड़ा है, बल्कि यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, इस पूरी कहानी को ना एक नंबर से शुरू करते हैं। 14। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत के भाषाई इतिहास में एक बहुत ही अहम दिन की निशानी है। जी हाँ, 14 सितंबर 1949। यह है वो ऐतिहासिक तारीख जब हमारी संविधान सभा ने काफी सोच विचार और बहस के बाद हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाने का फैसला किया। और पता है, इसी दिन को याद रखने के लिए हम हर साल हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस भाषा नीति की संवैधानिक नींव क्या है। मतलब आखिर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो राजभाषा, इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ये वो भाषा है जिसे हमारे संविधान ने सरकार के ऑफिशियल कामकाज के लिए तय किया है। और इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, पूरा ढांचा संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में दिया गया है। शुरुआत करते हैं केंद्र से, मतलब पूरे देश के लिए, यानी हमारे यूनियन के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी। संविधान ने इसके लिए एक बहुत ही क्लियर रोड मैप तैयार किया है। देखिए, आर्टिकल 343 का पहला ही पॉइंट बिल्कुल साफ कर देता है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। बस इस एक लाइन ने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की दिशा हमेशा के लिए सेट कर दी। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। अच्छा, भाषा तो तय हो गई, पर उसे लिखेंगे कैसे? यहीं पर बात आती है लिपि की। संविधान ने यह भी साफ किया कि राजभाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, वही लिपि जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा बहुत जरूरी हिस्सा है अंक, यानी नंबर्स। ऑफिशियल कामों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप, मतलब 1 2 3, इनका इस्तेमाल तय किया गया। तो ये तिकड़ी बन गई, भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंक अंतर्राष्ट्रीय। अब देखिए, कोई नीति बना देना ही काफी नहीं होता, उसे लागू कैसे किया जाए ये भी सोचना पड़ता है। तो आर्टिकल 344 में इसके लिए एक बड़ा ही स्मार्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया। सोचिए, हर 5 साल में एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसे हम राजभाषा आयोग कहते हैं, बनाई जाएगी। वो रिपोर्ट देगी कि हिंदी का इस्तेमाल कैसे और कितना बढ़ाया जाए। फिर पार्लियामेंट की एक और कमेटी उस रिपोर्ट को चेक करेगी और अपनी फाइनल राय राष्ट्रपति को देगी। केंद्र की बात तो हो गई, पर भारत तो राज्यों का संघ है ना? या तो हर कुछ किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। तो फिर राज्यों के लिए क्या व्यवस्था की गई? हमारे संविधान बनाने वालों ने इस डाइवर्सिटी का पूरा सम्मान किया और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाई। आर्टिकल 345 राज्यों की विधानसभाओं को यह पावर देता है कि वो अपने राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी एक या एक से ज्यादा भाषाओं को या फिर हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। और जब तक वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेते, तब तक अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रह सकता है। अच्छा, एक राज्य दूसरे राज्य से या केंद्र सरकार से कैसे बात करेगा? क्या सब अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे? इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? आर्टिकल 346 इसका जवाब देता है। इसके मुताबिक आपसी कम्युनिकेशन के लिए संघ की राजभाषा ही इस्तेमाल होगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और यहीं पर संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल बहुत जरूरी हो जाती है। ये भारत की भाषाई अमीरी का प्रतीक है। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन वक्त के साथ इसमें और भाषाएं जुड़ती गईं और आज इसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। चलिए अब एक बहुत ही खास एरिया पर फोकस करते हैं, हमारी न्यायपालिका और विधायिका। यहाँ पर भाषा के नियम बहुत ही सटीक और स्पेसिफिक हैं। आर्टिकल 348 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स की पूरी कार्यवाही सिर्फ अंग्रेजी में होगी। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट और विधानसभाओं में पेश होने वाले सभी कानूनों के जो ऑफिशियल टेक्स्ट होंगे वो भी अंग्रेजी में ही होंगे। अब ऐसा क्यों? ताकि पूरे देश की न्याय व्यवस्था और कानूनों में एक रूपता बनी रहे, क्लैरिटी रहे। अच्छा, अब अदालतों से निकलकर संसद और विधानसभाओं में चलते हैं। संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होता है और राज्यों की विधानसभाओं में उस राज्य की भाषा हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल हो सकता है। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? अगर कोई सदस्य इन भाषाओं में बोलने में सहज नहीं है, तो स्पीकर या अध्यक्ष उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं। ये भाषाई समावेश का सबको साथ लेके चलने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम हिंदी के विकास और उसके भविष्य के लिए संवैधानिक नजरिए को देखेंगे।
ये सिर्फ एक भाषा को लागू करने की बात नहीं थी, बल्कि इससे और भी अमीर और भी समृद्ध बनाने का एक पूरा विजन था। आर्टिकल 351 ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक मिशन स्टेटमेंट जैसा है। ये केंद्र सरकार को एक ड्यूटी देता है कि वो हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, ताकि ये भारत की मिलीजुली संस्कृति, हमारे कंपोजिट कल्चर की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। पर यह विकास होगा कैसे? आर्टिकल 351 इसके लिए एक तरह का फॉर्मूला भी देता है। पहला कदम, हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची की दूसरी भाषाओं के शब्दों और मुहावरों को अपनाना। दूसरा, नए शब्दों के लिए मुख्य रूप से संस्कृत की मदद लेना। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर दूसरी भाषाओं से भी शब्द लेना। आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही समावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाला रास्ता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये पूरा संवैधानिक ब्लूप्रिंट 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है नींव, संघ के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी। दूसरा है ढांचा, संघ, राज्यों और न्यायपालिका के लिए खास नियम। तीसरा है लचीलापन, क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषाओं को भी पूरी मान्यता। और चौथा है दृष्टि, हिंदी को भारत की मिलीजुली संस्कृति को दर्शाने वाली भाषा के रूप में विकसित करना। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। संविधान का ये जो भाषा ब्लूप्रिंट है, जो एकरूपता और विविधता दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, वो आज हमारे देश की भाषाई एकता को किस तरह से आकार दे रहा है, इस पर सोचना तो बनता है।